इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नास्तिकवाद और हिटलर का उदय भाग 4। अभी हम पढ़ रहे थे मंदी के साल, जिसमें हम जानेंगे कि संकट, आर्थिक संकट कितना, कब, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी ऊपर तो पढ़े ही हैं। अब देखो, आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जब आर्थिक संकट होता है, जब पैसा वैसा नहीं होता है जेब में, तो होता क्या है, बेचैनी तो होता ही है कि अब मेरा क्या होगा, और डर रहता है कि हम कहीं मर ना जाएं। तो बहुत गहरा बेचैनी और डर लोगों में समा गया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूलन होते जा रहा था, मतलब मुद्रा गिरते जा रही थी, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ जा रही थी। जिसको मध्य वर्ग, जो खास तौर पे वेतन पर ही निर्भर रहता है, और पेंशन वाले लोग जो बूढ़े बूढ़े होते हैं, पेंशन जिसको मिलता है, उनका जितना भी पैसा मिलता था सब कम होते गया धीरे धीरे। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी रोजगार, स्वरोजगार जो करते थे, छोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार जो खुद से दुकान वगैरह चलाते थे, में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालात भी खराब होते जा रही थी, क्योंकि मुद्रा इतना महंगा हो गया था, सस्ता हो गया था डॉलर के हिसाब से, कि दुकान में तो सामान से ज्यादा पैसे लोग रखते थे, और फिर उसमें से लूट माट अलग। समाज के इन तबकों को सर्वहारीकरण, इसको बोलते हैं सर्वहारीकरण। इसका मतलब देख लो, सर्वहारीकरण का मतलब गरीब होते होते मजदूर वर्ग, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, मतलब एक तरह से गरीबी समझ लो इसको। गरीबी का भय सता रहा था समाज को। उन्हें डर था कि अगर यही स्थिति, यही दर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बन जाएंगे, मजदूर बनकर रह जाएंगे, या तो हो सकता है कि मजदूर बन ही जाएंगे, कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए, कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ संगठित मजदूर ही थे, उनकी हिम्मत टूट नहीं सका, मतलब टूटी नहीं थी, मतलब जितने भी कुछ संगठित मजदूर जो थे, उनका हिम्मत नहीं टूटा था। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी मतलब चोट पहुंचा रही थी। रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी की चोट तो उनको भी पहुंचाएगी ही ना, क्योंकि पैसा ही नहीं करेगा तो सब संगठन खाएगा क्या, दाल भात। बड़े व्यवसाय संकट में थे, क्योंकि बड़ा व्यवसाय को भी पैसा नहीं मिलता था। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट था उस समय पैसे के मामले में। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे, मतलब उनका भी दिल पसीज रहा था कि अपने औलाद, अपने बच्चों का पेट भी हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। इतनी बड़ा, मतलब इतना बड़े पैमाने पर वहां पर मंदी थी कि खाने पीने में भी दिक्कत हो गया था। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज, क्योंकि उसी समय उसका उदय हुआ था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज कभी भी अस्तित्व और तानाशाही का शिकार बन सकता था। अब कौन सा अनुच्छेद है? इसमें से एक खामी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इसी प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था, क्योंकि किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 48 में हिंदुस्तान में भी है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 72 है, जिसके वजह से
राष्ट्रपति शासन चला सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति आती है तो, नहीं तो नहीं। 3 से 4 बार हिंदुस्तान में भी आपातकालीन स्थिति लगा है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी, आपातकाल। अब अपने छोटे से जीवन काल में वाइमन गणराज का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। अब देखो, उनका जीवन काल में वाइमन गणराज जो था उसमें 20 मंत्रिमंडल के हाथों में ही पूरा देश का शासन उस समय था, जो 239 दिन ही सत्ता में रह सकी। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इमरजेंसी बार बार लगता था, आपातकाल स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बार बार लग जाता था, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। कोई समाधान कभी नहीं खोज पाएगा तो उसमें कोई क्यों रहना चाहता है? सीधा बात है, कोई आदमी नहीं कमाना चाहता है, मतलब वो बाद में नहीं कमा सकता, तो उसके साथ कोई खड़ा होगा? नहीं होगा खड़ा। यहाँ पर दिल्ली का लाल किला से देख लो, दिल्ली का लाल किला 1 बाई 1 ईंट पर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको तोड़ना असंभव है। लेकिन फिर भी मशीन गन से मारोगे तो टूटबे करेगा, क्योंकि कितना दिन टिकने वाला है। सर्वहाराकरण नहीं, ये क्या है? सर्वहाराकरण। अब आगे पढ़ते हैं हिटलर का उदय। कैसे हिटलर अस्तित्व में आया था? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे आर्थिक संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया, एकदम खुला मिल गया आने का राजनीति में। 1889 में 1889 में ऑस्ट्रेलिया, जिसको आज ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। एकदम पूरा गरीबी में वो गुजरा था। वहां से रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। अब पहला विश्व युद्ध उसने लड़ा भी था फौज में रहकर। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक, मतलब कुछ बड़े बड़े मोर्चे पर एक संदेशवाहक का काम किया उनके लिए। कॉर्पोरल बना, फिर उसके बाद से कॉर्पोरल मतलब कमांडर बना, और बहादुरी के लिए उसने कुछ तगमे मतलब मेडल भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय के संधि ने उसे आग बबूला बना दिया। वर्साय के संधि क्यों? 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटा सा समूह की सदस्यता ली और छोटा पार्टी एक शुरू किया, जिसको बोलते थे जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसके बाद धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। बाद में जब बड़ा हो गया पार्टी, तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम उसे दे दिया गया। इसी पार्टी को बाद में नात्सीय पार्टी के नाम से जाना गया। उसी के विचारधारा, नात्सीय पार्टी का जो विचारधारा थी, उसी के वजह से नात्सीयवाद, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो जो नाम लिखा है नात्सीयवाद, इसी का विचारधारा, यही पार्टी था जिसको हिटलर ने बनाया था। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। वहां पर बवेरिया पर कब्जा, वहां बवेरिया एक जगह था, शहर था, उसमें एक राज्य था। समझ लो कि वहां पर एक राजा था, उस पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई कर दिया जीतने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसी योजनाओं में वह असफल रहा, सफलता उसे नहीं मिली। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा जो था उसका 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक
जनता को बड़े पैमाने पर अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाया 1930 तक। लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने 1923 में महामंदी था, उसके बाद देखो बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित किया था लोगों को। लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, मतलब पूरे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, एकदम बर्बाद हो चुके थे। काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था, क्योंकि उनको यही काम हो सकता है कि वो सोचते रह जाए और नहीं तो भूख के मारे मर जाए। नात्सीय प्रोपेगेंडा, जो उनका विचारधारा था नात्सियों का, उनमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी हिटलर के प्रति, कि हिटलर हमें थोड़ा अच्छा दिखा सकता है, अच्छा हमारे आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकता है। 1929 में नात्सीय पार्टी को जर्मन संसद, जिसको बोलते थे राइखस्टाग के, वहां के संसद का नाम था राइखस्टाग, तो उसके चलो नीचे बाद में बताते हैं, पहले ये देख लो आप। ये लोग वहां पर शपथ ले रहे हैं, किसके लिए? हिटलर के लिए स्वागत कर रहे हैं। न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत, यह है प्रोपेगेंडा। जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से। 3 तरीके से होता है, फिल्म, पोस्टर और भाषण के वजह से। तो किस तरह करना है आपके ऊपर है। ये देख लो यहाँ पर हिटलर के सेना और उनके जन समर्थन, ये सेना का सब बाउंड्री सब बना हुआ है, ये सब जन समर्थन है उनके लिए। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नात्सीय सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसे भाषण सुनाते थे। समझ लो कि जिस तरह आज 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो राजपथ होता है देश का, दिल्ली में जो राजपथ है वहां पर रैली निकलता है, जुलूस निकलता है, सब एक सलामी देकर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही स्थिति थी उस समय हिटलर के सामने। ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो संसद राइखस्टाग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। केवल 2.6% वोट मिला था हिटलर को। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिला था। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। वक्ता मतलब भाषण देने में एकदम महान था वो। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे, एकदम पूरा हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुए नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा, जो जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको वापस दिलाने का आश्वासन देता था। सीधा बोलता था, मैं आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा और जो वर्साय संधि हुआ था ये हमारे लिए सही नहीं है, उसको तोड़कर अपने खेमे, अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे। और यही आश्वासन था जो देशवासियों को सबसे अच्छा प्रभावित किया और अपने आप को देश के ब्यौरे में शामिल किया। देश का ब्यौरा नहीं, ब्यौरा होता है, आप ब्यौरा मत समझ लेना, पियक्कर नहीं, उसके पूरे इतिहास में। उसका दावा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा, बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी सामाजिक साजिशों
तमाम विदेशी साजिशों, जितने ही विदेश में साजिश होता है, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उसने यह विश्वास दिला दिया था सब किसी को कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नौजवान है उनको सुरक्षित भविष्य देंगे, और देश के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया, चाहे कुछ भी किया, विदेशी प्रभाव, सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसे भाषण देकर संबोधित किया था पूरे जनसमूह, पूरे लोगों को। चित्र 9, हिटलर द्वारा एसे और एसएस कतार के सामने भाषण। ये कतार है, उसके सामने भाषण मतलब लाइन जो लगा हुआ है। सैनिक देखो कितने डिसिप्लिन में थे उस समय। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नात्सी सत्ता के बेवता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती है। ये नात्सीवाद, नात्सी सत्ता के ताकत को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इतना मेरा शक्ति था, हम इतने ताकतवर थे, ये दिखा रहा है हिटलर। पीछे तक पूरा सैनिक है, साइड में सैनिक है, आजू बाजू सब सैनिक भरे पड़े हैं। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रच दी थी। एक जो राजनीति होता है उसका एक नया ही ब्यौरा दिया था कि ऐसे की जाती है राजनीति। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आवंटन और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। मतलब लोगों को इकट्ठा करने के लिए वहां पर कुछ आयोजित किया जा सकता है, नहीं तो किसी प्रदर्शन को दिखाया जा सकता है जहां पर लोग आ सकते हैं। तो उसमें अहमियत उसको पता था कि किस तरह क्या करना है। लेकिन हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की उस समय, कि किस तरह अपने बात को हर नागरिक को हम पहुंचा सकते हैं, घर घर में, जन जन में पहुंचा सकते हैं। स्वास्तिक यहाँ पर स्वास्तिक ही है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे और उनका झंडा था लाल। नात्सीय सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, एक खास अंदाज है। देखो ताली इस तरह बजाया जा सकता है, नहीं तो इस तरह भी बजाया जा सकता है ताली। तो वो खास प्रकार का कौन सा गड़गड़ाहट था उनके रूल्स में समझ में आएगा, क्योंकि वो किस तरह बजाते थे, कितने थपड़ी मारते थे। वैसे ही ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। समझो कि लाल झंडा कोई दिखा रहा है, यह भी प्रदर्शन। नात्सी सैल्यूट करते हुए सैकड़ों सैनिक एक साथ जा रहे हैं, ये प्रदर्शन। भाषणों के बाद खास अंदाज में एक ताली बजाए जाते थे और पूरा लोग बजाते था। जितना भी वहां पर लोग थे, सैनिक थे, वो सब बजाते थे ताली, और एक ही अंदाज में। तो ऐसे ही शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था उस समय। आज भी अपना देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त को, आप देख सकते हैं। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। मतलब एक मसीहा के रूप में उसको वहां पर बताया गया कि वो हमारे सारे संकट को खत्म कर सकता है, हमारी रक्षा करेगा, हमको रोजगार देगा, हमको नौजवानों को सुरक्षा देगा रोजगार में। और एक खास तरह के व्यक्ति के रूप में भी उसको पेश किया गया, अवतार के रूप में। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षित दिखाई दे रही थी। और देखो वैसा समाज था कि हर किसी की हालत खराब थी, तो उनको तो कुछ वो चटा दो उनको मीठे लगेगा। तो वही हाल है। गौरव का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। और एक तो वहां पे चकनाचूर तो उनका सब चीज था कि खाने पीने को किल्लत थी, उसके बाद से भीषण आर्थिक संकट था, उसको वो भी गुजर रहा था धीरे धीरे। जब हिटलर समाज में आया तो धीरे धीरे सारे आर्थिक संकट जो थे वो खत्म होने लगे।
क्योंकि एक विध्वंस का वो राजा था, विध्वंस। लोग बोलते थे कि हिटलर खराब था। हिटलर खराब कैसे था? जो देश डूब रहा था उस देश को इतना आगे बढ़ा दिया, हिटलर खराब कैसे था? जिस देश में 9,88,60,000 $1 की कीमत थी, उसका कीमत फिर से हजारों में ला दिया। कैसे खराब था वो? खराब नहीं था। जहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, वहां पर सैनिकों में रोजगार दिया, दवाखाना में दिया, अस्पतालों में दिया, तो कैसे खराब हुआ? हिटलर सब किसी को पाव रोटी खाना नहीं मिलता था, उसको खाना दिया, कैसे बेरोजगार हुआ? सुरक्षा पद्धति से औकात नहीं थी किसी देश का कि आंख उठाकर देखे आसानी से, कुछ बोल नहीं सकते थे पूरा देश के लोग। वैसा हालत कर दिया था अपने देश का, जर्मनी का, जिसमें जापान भी आता है। इतना आगे बढ़ा दिया था अपने देश को नाज़ीवाद, फिर भी उसको लोग बोलते थे खराब था। हाँ, कुछ मामले में खराब था, उसका कुछ डिसीजन था, उसका कुछ सुझाव था, फैसला भी लेता था, कुछ अजीब व गरीब था, लेकिन वो अपने लिए तो नहीं, केवल अपने के लिए थोड़े कर रहा था, तो पूरे अपने जनसमूह के लिए कर रहा था। क्योंकि उसकी जवानी एक गरीबी में बीती थी, पूरे गरीबी में जवानी बीता था, भूखमरी देखा था, वहां पर अपने सामने लोगों को भूख के कारण मरते देखा था, तो वो तो अपने जनता के लिए कर रहा था। लेकिन फिर भी अमेरिका वाले जापान में बम गिरा दिए। हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराए, जहां पर करीबन 1 लाख लोग थे, 1 लाख से ज्यादा ही लोग थे। 1 मिनट के अंदर उस सारे लोगों का एकदम चिथरा पिथरा सब उड़ गया था। फिर कुछ दिन के बाद नागासाही, जापान के ही नागासाही पर बम गिर गया। वो तो गलती से गिर गया, लेकिन आज भी उस बम की भरपाई अमेरिका करता है। लेकिन जापान के लोग अपने आप को इतना जल्दी सुधार लिए हैं, आज जापान टेक्नोलॉजी के माध्यम में सबसे आगे है। हम टेबल पर, आम टेबल पर बैठते हैं, वो लोग डिजिटल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नॉर्मल कुर्सी पर बैठते हैं, वो लोग डिजिटल कुर्सी पर बैठते हैं। हम लोग के पास लैपटॉप है, आम लैपटॉप है, उन लोगों के पास थोड़ा एडवांस लैपटॉप है। मोबाइल है, उन लोगों के पास एडवांस मोबाइल है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वही वो लोग चलाते हैं। हम लोग किताबों को नहीं पढ़ते, वो लोग ज्यादा किताब पढ़ते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, वो लोग ज्यादा नौकरी करते हैं। हम लोग छुट्टी लेते हैं संडे का, पर्व त्योहार का, वो लोग नहीं लेते हैं। वो लोग उनको शर्म लगता है छुट्टी लेने में, लाज लगता है, आम भाषा में समझो। कुछ भी आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, डाउट वगैरह है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।